बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पहले के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो पूछ लें। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं। Where a part of an asset is disposed of by a person, the cost of asset shall be apportioned between the part of the asset retained and the part disposed of in accordance with the respective market values determined at the time the person acquired the asset. मसलन आपने कोई कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज खरीदी 1 लाख रुपए की। जिस वक्त आपने उनको खरीदा उसके से 3 पार्ट्स थे। पार्ट 1 से मॉनिटर था 50,000 रुपए का, पार्ट 2 से सीपीयू था 30,000 रुपए का, पार्ट 3 से उसके जो कीबोर्ड वगैरह है वो 30,000 के थे। तो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू उन पार्ट्स की अलग अलग तो थी से 1,10,000 रुपए। लेकिन जब आपने खरीदा, लमसम में खरीदा, तो पता लगा कि वो आपको लमसम में उन्होंने 1 लाख रुपए का इकट्ठा दे दिया। ये ऐसा होता है मार्केट में कि जब चीजें आप बल्क में खरीदते हैं तो बाज़ औक़ात वो बल्क में उनकी प्राइस आपको कम कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि आपने खरीदा कंप्यूटर एक्सेसरीज इकट्ठा, आपने पार्ट बना दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिक्स एसेट शेड्यूल का। उसके बाद कहता है कि जब आप उन्हें डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, ठीक है, से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 2019, परचेज कंप्यूटर ये टैक्स ईयर 2019 में था। डेप्रिसिएशन 2019 में जब चार्ज की आपने तो 10,000 की, 15,000 की, 15% रेट पे। ठीक है, WDV इसकी कितनी रह गई? 85%। नाउ सोल्ड पार्ट 1 in tax year 2020 for rupees 47,000। देखिए, आपने 47,000 रुपीज का पार्ट 1 सेल कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने 47,000 रुपीज का सेल कर दिया, तो अब इसका गेन लॉस कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन लेस रिटर्न डाउन वैल्यू, जबकि हमारे पास कंसिडरेशन जो है कंसिडरेशन तो हमें पता है कि 47,000 है। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? ठीक, तो कहता है वेयर पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज ऑफ बाय अ पर्सन, द कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन द पार्ट्स रिटेन्ड and the parts disposed of in accordance with their respective fair market values determined at the time the person acquired the asset। तो कहता है ये जो कॉस्ट है, यानी ये जो से 100 रुपए, ये जो कॉस्ट आई थी आपकी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी? 100 रुपए की। इस कॉस्ट को आपने करना है WDV, इसको मालूम करने के लिए कहता है 100 रुपए की कॉस्ट थी, पहले इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें से पार्ट 1 की कॉस्ट कितनी है? पार्ट 1 की कॉस्ट मालूम करेंगे तो वो 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1,10,000 रुपए। कहता है पहले कॉस्ट को अपॉर्शन करें और मालूम करें कि जो पार्ट सेल हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 1,00,000
इसको वैसे इस तरह से लिखना चाहिए 50,000, जवाब रिजल्ट एक ही है लेकिन लिखने का तरीका ये दुरुस्त है। 45,455। इसके ऊपर अगर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन बनती है मल्टीप्लाई बाय 0.15, 6,818 रुपये। इस तरह हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू 45,455 माइनस 6,818 रुपये। तो ये हमारे पास जवाब आएगा -45,455, 38636, 38636। और गेन कितना आएगा? गेन आएगा 8363। तो ये हमारे पास गेन की कैलकुलेशन आएगी। मैं रिपीट करता हूँ, आपने अगर कोई एसेट खरीदा, बल्क में खरीदा, और उसके नतीजे में जो ओवरऑल एसेट की परचेज प्राइस है वो सेपरेट पार्ट्स की फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, ठीक है, तो उस सूरत में रिटर्न डाउन वैल्यू की कैलकुलेशन एक डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो तो 15,000 रुपए की ओवरऑल एसेट के ऊपर चार्ज हुई है। अब जब आप एक पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये पार्ट 1 अगर सेल कर रहे हैं, तो आपको ये कैसे पता लगे कि पार्ट 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? तो पहले आप क्या करेंगे, आप ये मालूम करेंगे कि यहाँ पर आप इस नोट पे चले जाएंगे और आप ये मालूम करेंगे कि जो 1,00,000 की प्राइस है, इसको मैंने हाईलाइट किया, 1,00,000 की प्राइस में से पार्ट 1 कितने का बनता है। तो प्राइस डिवाइडेड बाय 1,10,000 रुपए करें, मल्टीप्लाई कर दें आप 50,000 रुपीज के साथ, तो आपके पास आ जाएगी उस पार्ट 1 की प्राइस, ठीक है। पार्ट 1 की प्राइस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन मालूम करें। जो डेप्रिसिएशन होगी उस डेप्रिसिएशन को आप जब उसकी कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर आप गेन जो है मालूम कर सकते हैं, गेन या लॉस मालूम कर सकते हैं। स्लाइड पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें, एक दफा इस वर्किंग को जरा गौर से देखें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए, देखें ये 3 पार्ट्स है ना, ये अलग अलग खरीदते तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, इन तीनों को मिला के अलग अलग आपको 1,10,000 रुपए का मिलता। अब जो आपको मिला है वो आपने इकट्ठा खरीदा तो ये आपको 1,00,000 का मिल गया। तो अब ये 1,00,000 रुपए में पार्ट 1 कितने का मिला है, पार्ट 2 कितने का मिला है, पार्ट 3 कितने का मिला है, ये हम अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हर पार्ट का अलग अलग गेन लॉस मालूम कर सकें। किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद अगला है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। Where the acquisition of an asset by a person is the derivation of an amount chargeable to tax. The cost of the asset shall be the amount so charged plus any amount paid by the person for the asset. यानी अगर आपने एसेट खरीदा या एसेट आपके पास आया और बेसिकली फर्ज किया आपको एम्प्लॉयर ने सैलरी देनी थी और सैलरी के बदले वो आपको एसेट दे दिया, ठीक है, तो सैलरी क्या होती है, वो चार्जेबल टैक्स है। आपको 1,00,000 रुपए की सैलरी देनी थी, उसने कहा यार ये देखो ये 1,50,000 का मोबाइल है, तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 1,00,000 रुपए है, तो ऐसा करो 50,000 रुपए मुझे दो और ये 1,50,000 का मोबाइल ले लो।
तनख्वाह तुम्हारी कोई नहीं मिल रही। तो अब आपको अपनी तनख्वाह के एवज यानी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स के एवज आपको एक एसेट मिल गया, और साथ आपने कुछ और भी पैसे दिए, तो ये दोनों अमाउंट्स मिला के उसका कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगा। यानी आपको एक्चुअली यूँ समझ ले कि आपको जो इन कैश पैसे मिलने थे, जो कि एक इनकम मिलनी थी, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, उस इनकम के बदले आपको कोई एसेट मिल गया। तो इसकी अगर मैं यूँ कहूँ कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे हम डालते हैं, ठीक है, मसलन आप जब कोई आपको से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एसेट मिलता है, एसेट डेबिट और सैलरी इनकम क्रेडिट। तो सैलरी इनकम क्रेडिट यानी आपकी इनकम सैलरी है, लेकिन आपको एसेट में यहाँ पर वैसे तो जनरली क्या होता है, कैश मिलता है। कैश अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप जो एसेट मिल रहा है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कहता है कि ये जो एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं अपनी सैलरी इनकम के एवज, ये एसेट जो है इसको कहते हैं अमाउंट डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो वो भी आपकी एसेट की कॉस्ट क्या बन जाएगी। अब आपने पैसे तो कोई नहीं दिए, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि जो आपको पैसे मिलने थे उनके एवज आपको एसेट मिल गया, तो वो पैसे उस एसेट की कॉस्ट बन जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट में कहता है कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट बाय अ पर्सन इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब आपको पेंशन मिलनी थी, पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, तो अगर आपको एग्जेम्प्ट अमाउंट मिलती थी, उस एग्जेम्प्ट अमाउंट के बदले आपको कोई एसेट मिल जाए, अगेन आपने उस एसेट के बस पैसे कोई नहीं दिए, लेकिन आपकी जो इनकम मिलनी थी वो इनकम नहीं मिली, बल्कि उसके बस एसेट मिल गया, तो उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी। जाहिर सी बात है, जो इनकम आपने फोरगो की है वही उस एसेट की कॉस्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी उन एसेट्स के लिए जो आपने एक्वायर किए एज ए रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स या डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मरियम, क्वेश्चन पूछें। सर अगर हमारे पास जो मीन्स के जो हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ अमाउंट मीन्स के जो हमें एसेट मिलेगा, तो ये उसकी जो हमारे पास WDV हो, वो हमारी जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव होनी थी उससे कम हो। तो जितना हमारे पास, जितने का हमें एसेट मिला है उतने की हम कॉस्ट ले सकते हैं ना। मसल फॉर एग्जांपल मुझे ₹1,00,000 सैलरी मिलनी थी, वो एम्प्लॉयर मुझे 50,000 रुपए का अगर मोबाइल पकड़ा दे, ठीक है, तो बाकी 50,000 रुपए तो मुझे कैश में देगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो इनकम मेरी आधी दे दे, ठीक है। तो तो अगर ऐसे वो, जी सर ये जो .8 है, इसमें अगर ये हम लोग की सैलरी के एवज हमें मिलता है एसेट, तो इसमें मीन्स कि इसका कोई ट्रीटमेंट इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं होगा। .8 के अंदर यस सर। नहीं, देखें, मुझे जब एसेट मिल गया, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं यहाँ पर कि मुझे वो एसेट जो है वो उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब वो एसेट जिस इनकम के एवज मिलेगा वो इनकम टैक्सेबल टू चार्जेबल टू टैक्स तो होगी। मसलन मुझे सैलरी इनकम मिलनी थी और मुझे उस सैलरी इनकम के बदले लैपटॉप मिल गया, ठीक है, या मोटरसाइकिल मिल गया, तो फिर वो इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स होगी वो तो सैलरी इनकम होगी ना। हाँ, मैंने फर्ज किया कोई मुझे बिजनेस इनकम आनी थी, मैंने सर्विसेज दी, मसलन फर्ज किया मैं TMUC को ये टीचिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, ये सर्विसेज के बदले TMUC वाले मुझे पैसे देने की बजाय या SBM वाले मुझे पैसे देने की बजाय मुझे ये लैपटॉप पकड़ा दे, तो फिर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के एवज हो जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि नेचर ऑफ इनकम कौन सी है। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक तरफ एसेट है और दूसरी तरफ इनकम है, एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट। एसेट को हम इसलिए देख रहे हैं कि उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी, और इनकम जो भी आएगी अगर वो चार्जेबल टू टैक्स होगी तो उसके मुताबिक टैक्स भी देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन है .2 रिपीट कर दें, .2 में रिपीट कर देता हूँ। .2 क्या है कि
जब आपने एसेट एक्वायर किया, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जैसे मैं यहाँ पे सैलरी की एग्जांपल ली थी, मुझे पेंशन वसूल होनी थी, ठीक है। जनरली इन एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और पेंशन क्रेडिट, ठीक है। मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश डेबिट और पेंशन क्रेडिट। अब कैश की बजाय मुझे फर्स्ट किया लैपटॉप मिल गया, मैंने कहा इस दफा पेंशन के बदले आप अपना लैपटॉप मिल जाए, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, लैपटॉप डेबिट पेंशन क्रेडिट। नाउ पेंशन इज एन अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो ये एसेट मुझे किस अमाउंट के एवज मिला, एसेट मुझे मिला एक एग्जाम्प्ट अमाउंट के एवज मिला। तो एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है इस पे तो फर्दर पूछ लें। जी क्वेश्चन पूछे। सर फिर जो लैपटॉप है उसकी भी अमाउंट जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी? ये लैपटॉप इटसेल्फ तो इनकम नहीं है ना, इनकम तो मेरी पेंशन इनकम है, लैपटॉप तो एसेट है। एंट्री के दो हिस्से हैं, एक तरफ मैं एसेट डेबिट कर रहा हूँ और एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम को क्रेडिट कर रहा हूँ। टैक्स मैंने किस चीज के ऊपर देना होता है, इनकम के ऊपर ना, ठीक है। तो इनकम की नेचर क्या है, पेंशन, वो एग्जाम्प्ट हो गई। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एसेट है। अब वो एसेट जो है वो मेरा क्या हो गया, अगर मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर लूं, तो लैपटॉप जो है वो मेरा कैपिटल एसेट बनेगा ना। फिर जब इस कैपिटल एसेट को मैं सेल करूंगा, असल में ये सारी बातें आ किस लिए रही हैं, जब मैं इस लैपटॉप को सेल करूंगा तो उस वक्त क्या होगा, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। तो वो पूछेगा भाई कॉस्ट क्या है, तो मैं कहूंगा कॉस्ट ये मुझे पेंशन इनकम के एवज मिला था, तो इसकी कॉस्ट क्या है, जितनी मेरी पेंशन आनी थी उसके एवज ये एसेट मिला। उस वक्त मैं इसका गेन लॉस, कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट करूंगा। आया या समझ में, ये नहीं आया? सर समझ तो नहीं आई। नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन एंड अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इसको इस तरह से कि मिस्टर ए रिसीव्ड पेंशन ऑफ रुपीज से 50,000 इन कैश। तो आप उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट और पेंशन क्रेडिट। ये पहली एंट्री में तो कोई मसला नहीं है, एसेट भी मुझे कोई वसूल नहीं हुआ, ठीक है। अब जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें पेंशन इनकम डिक्लेयर करूंगा और कहूंगा ये पेंशन इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब क्या हुआ, मिस्टर ए रिसीव्ड पेंशन ऑफ रुपीज 50,000 in the form of a laptop। तो अब चूंकि उसे कैश नहीं वसूल हुआ तो वो डेबिट क्या करेगा, लैपटॉप एक एसेट को डेबिट करेगा और पेंशन को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। अगेन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो क्या दिखाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न में वो अपनी इनकम में, जब आप इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आइटम जाएगी, पेंशन जाएगी ना, लैपटॉप तो नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यस सर। लैपटॉप कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा। इंडिविजुअल क्या कहता है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट ही बनाता, इंडिविजुअल वेल्थ स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो पेंशन कहाँ पे जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और आप उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब लैपटॉप जो है वो आपके पास आ गया, एसेट के तौर पर आ गया, ठीक है। अब व्हेन लैपटॉप इज सोल्ड से फॉर रुपीज 60,000,
अगर आप लैपटॉप को 60,000 का सेल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, कंसिडरेशन लेस। अब ये चूंकि कैपिटल एसेट है, ये बिजनेस एसेट नहीं है ना, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो इंडिविजुअल है और आपने देखा है कि वो कोई बिजनेस इनकम अर्न नहीं कर रहा, बल्कि क्या अर्न कर रहा है, पेंशन इनकम अर्न कर रहा है। तो चूंकि ये कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट में हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन लेस कॉस्ट करते हैं। अब कंसिडरेशन तो है आपके पास 60,000 रुपीज, कॉस्ट कितनी लेंगे इसकी एसेट की, 50,000। 50,000 रुपीज, ठीक है। तो गेन आ जाएगा 10,000 रुपीज। अब ये 50,000 रुपीज देखें, ये लैपटॉप लेने के लिए मैंने कोई पैसे तो नहीं दिए थे ना, बल्कि हुआ ये यस सर। था कि ये लैपटॉप मेरी एक एग्जेम्प्ट इनकम के एवज मुझे मिल गया था। तो इसलिए कहते हैं कि ये लैपटॉप क्या है, ये इवेंट क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट। किस चीज के बदले है, इन लिeu ऑफ डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब बात क्लियर है, समझ में आई है? ठीक है, ठीक है। सही है। मतलब सर ऑन ईयर ऑफ जिस जिस साल हमें मिल रहा है उस साल हम लोग नहीं कुछ भी डालेंगे, लेकिन जब सेल कर रहे नहीं, हैं जिस फिर साल हमें उस साल। मिल रहा है, जिस साल हमें मिल रहा है उस साल पेंशन इनकम तो आप अपनी इनकम में डिक्लेयर करेंगे ना, सही, ठीक है इनकम सर। में दिखाएंगे पेंशन इनकम, और लैपटॉप को कहाँ पे डालेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे कि भाई मेरी वेल्थ बन गई है। एंट्री के दो हिस्से हैं ना, एक एसेट है और दूसरी क्या है, इनकम है। तो एक तरफ एसेट दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। अब इसको अकाउंटिंग से समझें, अगर ये तीसरा वाला जो काम किया है, लैपटॉप सेल किया है, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। जब आप पैसे वसूल करते हैं कितने से कैश डेबिट होगा, 60,000। लैपटॉप क्रेडिट 50,000 से, और गेन क्रेडिट 10,000 रुपीज से। अब क्या होगा, अब आपकी जो बैलेंस शीट है, वेल्थ है, वेल्थ में कितने आ जाएंगे, 60,000 रुपीज। वहां पे 60,000 आ जाएंगे और 50,000 निकल जाएंगे, जबकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 10,000 रुपीज। तो आपने टैक्स अगर देना होगा तो किस पे देंगे, इस गेन के ऊपर देंगे। ठीक है सर, ठीक सही है, है। यस सर। ओके। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी जी सर, ये कंसिडरेशन लेस WDV नहीं करेंगे इस केस में? अगर अगर ये एसेट WDV सिर्फ उस सूरत में होती है जब एसेट जो है वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है। अगर आप एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उसके ऊपर अच्छा, डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। यस सर, सही, ठीक है। और सर ये जो 10,000 है ये बस टैक्सेबल होगा ना, फिर इसका तो अलग हिसाब है ना, कि नहीं ये ये तो एग्जाम्प्ट होगा आप क्योंकि देखें, ये 10,000 तो ये पहले ये बताएं, ये 10,000 को कौन सा गेन है, ये 10,000 क्या सर है, कैपिटल कैपिटल गेन। गेन है। ठीक है, जब कैपिटल यस सर, गेन है तो ये, और ये लैपटॉप क्या है, ये पर्सनल एसेट है। यस सर। ठीक है, तो वो कौन से पर्सनल एसेट है जिन पर आने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, हाँ सर, वो है पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, अदर वर्क ऑफ वही, आर्ट। हाँ सर, ठीक है, याद तो नहीं, हाँ जी, लैपटॉप तो उसमें नहीं, शामिल नहीं है। नहीं है, अच्छा इसका अच्छा मतलब है अच्छा, ये गेन कैलकुलेट तो होगा, लेकिन ये गेन क्या होगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। टैक्स होगा। और अगर फर्ज किया ये लैपटॉप की बजाय ये पेंटिंग होती, ठीक है, तो फिर पेंटिंग पे आने वाला गेन क्या हो जाता, सर टैक्सेबल होता। टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, यस सर, लेकिन लास्ट साइड स्लाइड में सर जो सेकंड पॉइंट है उसमें वो सही तरह मैंने पढ़ा ही नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें तो कुछ एग्जेम्पशन की कोई उन्होंने उसमें बात ये की थी। लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, उसमें असल में बात हम ये कर रहे हैं वेयर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अब यहाँ क्या हो रहा हम्म है, एसेट एक्वायर हो रहा है, इज हम्म, डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। जी एक्विजिशन ऑफ बिल्कुल, एसेट किसके एवज मिल रहा है, एक एग्जाम्प्ट इनकम के एवज मिल रहा है। तो वो कह जी रहा है कि सर, उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी, उस एसेट की कॉस्ट होगी वो इनकम जो आपने वसूल करनी थी, और इनकम वसूल नहीं की बल्कि उस इनकम के बदले आपको एसेट मिल गया, तो वो इनकम ही सही, उस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। समझ गया, ठीक है सर, ठीक है, सही सही है सर, ठीक।
ओके तो हमने दो पॉइंट्स पढ़े कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन अमाउंट बाय अ पर्सन इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टैक्स, यानी आपने एक एसेट एक्वायर किया किसी इनकम के एवज, यानी आपने पैसे नहीं दिए बल्कि आपको कोई इनकम आनी थी और उस इनकम के एवज आपने क्या किया, आपने एसेट एक्वायर कर लिया। तो वो क्या कहता है कि वो जो इनकम आपको आनी थी वही इनकम उस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरह आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम आनी थी और वो एग्जेम्प्ट इनकम वसूल करने की बजाय आपने उसके बस कोई एसेट वसूल कर लिया, तो कहता है कि वो जो एग्जेम्प्ट इनकम है वही उस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। Finally, the cost of an asset does not include the amount of any grant, subsidy, rebate, commission, or any other assistance other than a loan payable with or without profit, received or receivable by a person in respect of the acquisition of the asset, except to the extent to which the asset is chargeable to tax under this ordinance, except to the extent to which the amount is chargeable to tax under this ordinance। कहता है कि अगर आपने कोई एसेट वसूल किया और एसेट जो है वो एक्चुअली फर्ज किया आपको कोई ग्रांट मिलनी थी, कोई जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन मिली और उस डोनेशन से उन्होंने एम्बुलेंस खरीद ली। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट ने डोनेशन ली और उस डोनेशन से एक एम्बुलेंस खरीद ली। अब वो जो एम्बुलेंस है उसकी कॉस्ट क्या होगी ईदी के लिए? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने एम्बुलेंस कहां से खरीदी है? डोनेशन के पैसों से खरीदी है। तो कोई एसेट अगर आप डोनेशन के, ग्रांट के, सब्सिडी के, रिबेट के पैसों से खरीदते हैं तो वो उस एसेट की कॉस्ट क्या समझी जाएगी? जीरो समझी जाएगी, यानी इफेक्टिवली उस एसेट के ऊपर कोई आपको डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलेगी। अली इधर आपने मैसेज मेरे ख्याल है कुछ किसी साइलेंट करना था, सबको भेज दिया और आप क्लास पे तवज्जो दें, ये मैसेजिंग पे तवज्जो मत दें। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ अदर प्रोविजंस, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ओके, कंसिडरेशन रिसीव्ड। अभी तक तो हमने डिस्कस किया था कॉस्ट को, मुख्तलिफ एसेट की कॉस्ट क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड को, लेकिन कंसिडरेशन रिसीव्ड की डिस्कशन से पहले एक दफ़ा मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा, तो आप लोग जरा काइंडली दोबारा लॉग इन हो जाए। मैं लिंक भेजता हूँ आप लोगों को दोबारा।